नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुबह की प्रमुख सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यसूची में अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा के लिए सूचीबद्ध। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनावों के आज आएंगे नतीजे। मतगणना सुबह 8 बजे होगी शुरू। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन का पहला सोमवार आज शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव की गूंज से भक्तिमय हुआ वातावरण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान के साथ आज होगी बातचीत। डील के लिए नहीं की कोई समय सीमा तय। आखिरी समय में हमले की योजना टालने के बाद दिया बयान। और ग्लासगो में हुआ राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन। 2030 शताब्दी संस्करण के लिए अहमदाबाद ने संभाली मेजबानी की कमान। 13 स्वर्ण सहित 39 पदक जीतकर भारत रहा चौथे पायदान पर। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। आज से संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 2 विधेयक पेश किए जाने के लिए और 1 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार वही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किए जाएंगे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए व्यापक कानूनी ढांचे को तैयार किया जाएगा। तो वहीं बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसके साथ ही लोकसभा में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। विधेयक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। इस स्वीकृत संख्या में सीजेआई भी शामिल है। वर्तमान में सीजेआई के अलावा 33 जज हैं। विधेयक का उद्देश्य लंबित मामलों के बोझ को कम करने और मामलों की सुनवाई में तेजी लाना भी है। और वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में 1 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर उच्च सदन में चर्चा होगी। ये विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। विधेयक के माध्यम से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। विधेयक में देरी से भुगतान पर सख्त प्रावधान है। इसके साथ ही छोटे उद्योगों की रिकवरी आसान होगी। साथ ही ऑनलाइन विवाद समाधान को बढ़ावा मिलेगा। उद्यम पोर्टल को कानूनी पहचान भी मिलेगी और वहीं छोटी प्रक्रियागत चूक अब अपराध नहीं मानी जाएगी। राज्य को अधिक प्रशासनिक छूट मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि एमएसएमई का जीडीपी में 31% योगदान है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज मतों की गिनती होगी। इन तीनों सीटों पर मतदान 30 जुलाई को हुआ था। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए सभी केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। वहीं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच कड़ी टक्कर है। तो वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह आमने सामने हैं। मतगणना से पहले मध्य प्रदेश की दतिया में कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के कारण ही दतिया सीट पर उपचुनाव कराया गया।
भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। वहीं गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंद भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भीखा भाई रबारी को मैदान में उतारा है। ये सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिसके कारण उपचुनाव कराया गया। इस सीट पर केवल 37.5% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती घोटालों को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। रांची में छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी भाजपा ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने का ऐलान किया है। ताजा मामला जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता का है, जिसे लेकर छात्र पिछले कई दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। सीमित संसाधनों के बीच आंदोलन कर रहे इन युवाओं का कहना है कि वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं छात्रों का कहना है कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और वहीं छात्रों के इस आंदोलन को लेकर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर के धरने पर बैठे हैं वहां के युवा और लगातार गड़बड़ी हो रही उस पर आवाज उठा रहे हैं। उस पर बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है और इसको कैसे देखते हैं? वहां की सरकार क्यों नहीं कोई सुध ले रही है? झारखंड में चाहे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से नियुक्तियां हो रही हो, चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जो नियुक्तियां पदाधिकारियों को हो रही है, वहाँ नौकरी को बेचा जा रहा है। पिछले दिनों सीजीएल का जो एग्जाम हुआ और जेसीसी ने जो कराया, जिस एजेंसी से, बजाबता उन लोगों को बाहर में क्वेश्चन पेपर रटवाया गया, नेपाल में जाकर के, बंगाल में जाकर के, बिहार में जाकर के, झारखंड में जाकर के। और जिन लोगों ने रटा उसमें से 135 पेपर रटा, कहीं किसी को दिया गया, कहीं 150 पेपर रहा गया, ये रिपोर्ट में है। और 120 क्वेश्चन बिल्कुल टेली कर गया। और जिस दिन एग्जाम हो रहा था, रटवा करके फिर सेंटर तक बच्चों को पहुंचाया जाता है और फिर नेट को काट दिया जाता है कि दुनिया को ये बताया जाता है कि साहब बच्चे कोई पर्चे लीक नहीं कर सकते क्योंकि नेट सब बंद था। लेकिन वास्तविकता ये लोग तो पर्चे पहले लीक किए हुए हैं, पहले लोगों को रटवाया गया है। तो ये जो हो रहा है, जीपीएससी में भी उसी प्रकार से वसूली हो रही है ये नियुक्ति। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई वहाँ पेपर लीक नहीं है, वहाँ तो बेचा जा रहा है नौकरी को। 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में, करोड़ में जीपीएससी में चला गया है। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई आप जीपीएससी हो, जेसीसी हो, चेयरमैन से लेकर के सदस्य और उस दफ्तर में जो लोग भी पदाधिकारी है, उन सारे लोगों के ऊपर एफआईआर करिए, उनको सब गिरफ्तार करिए और अध्यक्ष से लेकर इन सबको वहाँ से हटाइए। तभी झारखंड बचेगा, तभी झारखंड को आप करप्शन से बचा सकते। नहीं तो आज वो लोग तो करप्शन की बुनियाद लोग डाल रहे हैं, बुनियाद ही इतनी खराब डाल रहे हैं। आज वहाँ जो नौजवान बैठे हुए, छात्र बैठे हुए धरना पर, अपना भविष्य तो बचा ही रहे हैं, वो झारखंड की भविष्य को भी बचाने के लिए। और इसलिए हम तो कहते हैं कि भाई संपूर्ण झारखंड के लोगों को इस बारे में तन मन धन से उन बच्चों को मदद करना चाहिए। तो ये जो एनडीए अलायंस वाले हैं, इनको सिर्फ देश में अराजकता की स्थिति कैसे पैदा हो, इतना ही इनको मतलब है। बच्चों के भविष्य के साथ या देश की और प्रदेश की या झारखंड के भविष्य के साथ एनडीए अलायंस को कोई मतलब नहीं। तो जैसा कि इंडियन अलायंस को कोई मतलब नहीं है और सरकार के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, सीबीआई मांग की जांच की जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। जो भी इसके मुख्य कल्प्रिट हैं उनको सजा दी जाएगी। कैमरामैन भीम के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन आज राष्ट्रपति कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी।
इसके बाद 4 अगस्त को राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी। इस दौरान वो मां कंथनी देवी मंदिर और तप्तपानी स्थित शिव मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सेदोव बख्तियार भारत की यात्रा पर हैं। वो 5 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान ओजिलोविच राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो दिल्ली में एक व्यापारिक मंच भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे। इस बिजनेस फोरम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। श्रावण मास की पहली सोमवार के लिए देश भर के शिवालय सजकर तैयार हैं, जहां रुद्राभिषेक, गंगा महाआरती और विशेष श्रृंगार के लिए हजारों श्रद्धालु जुट रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आज तड़के ही मंदिर के पट खोल दिए गए। बैद्यनाथ धाम, देवघर, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और अयोध्या समेत देश भर के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलार्पण के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। कहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक हो रहा है तो कहीं महाआरती। और पहली सोमवारी पर हजारों की संख्या में कांवड़िया और शिव भक्त गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और अन्य पूजन सामग्री के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से मंदिर परिसर भक्तिमय है। मध्य प्रदेश में पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में पहली सोमवारी पर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर कांवड़िया 108 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा धाम के पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। कांवड़िया देर रात्रि से ही कतार में लगना शुरू हो गए थे और ये कतार बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक पहुंच गई। सावन के सोमवारी को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। आज यहां लगभग 2 लाख कांवड़ियां पहुंचने की संभावना है और आज सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी भी की है। सभी मासों में उत्तम मास होता है शिव के लिए। आज सोमवार का दिन है, अर्थात सोम मतलब चंद्रमा भगवान मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा भगवान शंकर को ठंडक प्रदान करते हैं। सोमवार को जलाभिषेक करने से सभी कामना पूर्ति होती है। आज कपाट खुल चुके हैं। अब काचा जल के बाद सरदारी पूजा और उसके बाद फिर अर्घा जैसे ही लगेगा, अर्घा लगेगा तो सभी श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुल जाएंगे। अर्घा के माध्यम से जलार्पण होंगे। रविवार सोमवार को कूपन सिस्टम बंद है प्रशासन के द्वारा। ये अच्छा पहल है, सभी भक्त एक जैसे जल चढ़ाएं। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मसाला ओए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत आज और कल ब्रिक्स TCA को कॉपरेशन अलायंस रिसर्च सिंपोजियम और ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग 2026 की मेजबानी करेगा। ये बैठक राजधानी दिल्ली में होगी। बैठक का आयोजन भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की थीम टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम TVET ब्रिक्स का नजरिया पर केंद्रित होगी।
कार्यक्रम में वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की भागीदारी होगी, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना है। सिंपोजियम में 2 प्रमुख विषयों सतत कौशल पहल और TVET में डिजिटल परिवर्तन पर विशेष चर्चा की जाएगी। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश अब अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोलर एनर्जी मार्केट बन चुका है। सरकार के मुताबिक भारत की स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में महज 3 गीगावाट थी, जो 30 जून 2026 तक बढ़कर 162.15 गीगावाट हो गई है। साल 2025 में भारत ने 37 गीगावाट नई सोलर क्षमता जोड़ी, जो सालाना बढ़ोतरी के मामले में अमेरिका से ज्यादा रही। सोलर बिजली की लागत में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ई रिवर्स ऑक्शन व्यवस्था के चलते बिजली की दरें 2010 में करीब 18 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 2.44 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गई। देश में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की क्षमता 118.79 गीगावाट है, जबकि रूफटॉप सोलर से 27.88 गीगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। वहीं नई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत फ्लोटिंग सोलर और एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता अब 283 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है और सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। असम में बाढ़ का पानी अब कम होने लगा है, लेकिन प्रभावित इलाकों में लोगों की मुश्किलें अभी भी बरकरार है। राज्य के 5 जिलों में करीब 1.36 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक चराईदेव, धेमाजी, गोलाघाट, जोरहाट और शिवसागर जिलों में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा है। खासतौर पर शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां 55,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इसके बाद चराईदेव में करीब 40,000 और जोरहाट में 22,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में शिवसागर जिले में 3 और लोगों की मौत के बाद इस साल जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो चुकी है। राज्य में अब भी 335 गांव पानी में डूबे हुए हैं और करीब 15,422 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन 5 जिलों में 54 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चला रहा है, जहां करीब 15,000 लोगों को मदद की जा चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पशुधन प्रभावित है और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच मुश्किल बनी हुई है। और वहीं बात करें अगर ऊपरी असम के इलाकों की, तो असम के गोलाघाट जिले में पानी उतरने के बाद तबाही का मंजर एक बार फिर नजर आ रहा है। कई गांवों में क्षतिग्रस्त मकान, कीचड़ से भरे हुए घर और बर्बाद सामान लोगों की परेशानी बयां कर रहा है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें अब भी भोजन, आश्रय और अन्य जरूरी सुविधाओं की जरूरत है। कई लोग अभी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन के अनुसार बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन निचले और जलमग्न इलाकों में राहत कार्य जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर से कूटनीति की कोशिशें तेज होती नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ आज अहम बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने किसी भी संभावित समझौते के लिए कोई समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि उनकी प्राथमिकता सैन्य टकराव नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सामान्य रूप से खोला जा सके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो। ट्रंप के इस बयान से यह साफ है कि अमेरिका सैन्य विकल्प को पीछे रखकर कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी क्षेत्रीय देशों के साथ लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से बातचीत की है, जबकि तेहरान और ओमान के बीच भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जारी है। उधर इजराइल ने भी स्पष्ट किया कि यदि ईरान अपने परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो वो आवश्यक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। अब इन सब के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुए। ये जलजमरू मध्य दुनिया के तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। हालांकि हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की गई, जिससे बाजार ने संभावित कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जताई है। अब सभी की निगाहें आज से शुरू होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता पर टिकी हुई हैं।
स्यूटा में प्रवासी संकट को लेकर स्पेन ने रविवार को अपने उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र स्यूटा की समुद्री सीमा पर एक फ्लोटिंग समुद्री बैरियर तैनात किया है। ये कदम सीमा नियंत्रण को और सख्त करने के लिए उठाया गया। हाल ही के दिनों में हजारों प्रवासी, जिनमें से कई लोग तैरकर आए थे, इस इलाके में पहुंच गए थे। स्पेनिश अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इस संकट से जुड़ी मृतकों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। वहीं स्यूटा की क्षेत्रीय सरकार ने कहा कि शहर के मुर्दाघर में फिलहाल 88 शव रखे गए हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इनमें से कुछ शव प्रवासियों की भारी आमद के 2 हफ्ते से ज्यादा समय के बाद समुद्र से निकाले गए। उनकी पहचान करने की प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि बड़े पैमाने पर प्रवासियों का आना अब काफी कम हो गया है, लेकिन स्यूटा में हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए। रविवार को भी पुलिस और सैन्यकर्मियों ने पूरे शहर में सुरक्षा अभियान जारी रखा। अब बात खेलों से जुड़ी खबरों की करते हैं। 11 दिन तक चली खेलों की रोमांचक प्रतिस्पर्धा के बाद ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन हो गया है। रंगारंग समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को सौंप दिए गए। इसके साथ ही भारत ने 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की औपचारिक जिम्मेदारी संभाल ली है। इस अवसर पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। समापन समारोह में भारत की सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपरा और पौराणिक विरासत पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम ने दर्शकों का दिल जीत लिया। भारतीय और स्कॉटिश कलाकारों ने संगीत और नृत्य के माध्यम से दोनों देशों की सांस्कृतिक जुगलबंदी प्रस्तुत कर समारोह को यादगार बना दिया। भारत की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने दुनिया भर के दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष प्रस्तुति से हुई, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया गया। ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय दल ने प्रतियोगिताओं में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। भारत का यह अभियान मुक्केबाजों के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, जूडो व पैरा खेलों में खिलाड़ियों के दमदार खेल के दम पर बेहद यादगार रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 70 स्वर्ण सहित कुल 171 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। भारत के लिए इस बार सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी के रिंग से आई, जहां मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अकेले 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक दिलाए। इसके अलावा एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भारत ने 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ कुल 16 पदक देश की झोली में डाली। वेट लिफ्टिंग और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला, तो वहीं पैरा पावर लिफ्टिंग में भी भारत को एक कांस्य पदक हासिल हुआ। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद शहर मल्टीपल स्पोर्ट्स की मेजबानी के उन तमाम दायित्वों पर खरा उतरता है जिसे मेजबानी करने वाले शहर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। आइए आपको सुनाते हैं। Ahmedabad is ready. Our city is compact, well connected and vibrant with possibility. We have integrated transport systems, modern accommodation and communities support women into our society. Our venues are clustered to minimize travel and maximize athlete experience. But beyond readiness lies something profound. Belonging. Ahmedabad brings a heartbreak unlike any other, the rhythm of Garba, where thousands move as one. It is philosophy of Atithi Devo Bhava. और वहीं भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नवाचार केंद्रों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया विजन ने लाखों युवाओं को नौकरी तलाशने वालों से रोजगार देने वाला उद्यमी बनने की प्रेरणा दी है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, हेल्थ टेक और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप वैश्विक पहचान बना रहे हैं। लेकिन इस तेज बदलाव के दौर में सफलता का अगला मंत्र क्या है? निवेशकों की क्या सलाह है? संस्थानों की क्या भूमिका होगी? और एआई का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेकर आई है हमारी ये विशेष रिपोर्ट और आपको छोड़े जाते हैं इस विशेष रिपोर्ट के साथ। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अब स्टार्टअप इंडिया के जरिए नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। आज भारत का युवा सिर्फ नौकरी का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि नए विचारों को कारोबार में बदलकर रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया ने इनोवेशन, तकनीक और उद्यमिता का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जहां विचारों को पहचान, मार्गदर्शन और आगे बढ़ने का अवसर मिल ही जाता है। अब देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान भी इस बदलाव के साझेदार बन रहे हैं। We organized the startups pitching event wherein all the startups who are willing to attend this forum, they come here from across India, and we invite a lot of VCs and the investors. Startup India initiative के साथ MDI गुड़गांव बहुत अच्छे से step and step work करके to provide a very good ecosystem to the startup community. सिर्फ पूंजी ही नहीं, नई सोच और खुद को लगातार बेहतर बनाना भी किसी स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है। फ्यूचर इंडिया में गवर्नमेंट हैज़ मेड द सिस्टम वेरी कंड्यूसिव। आजकल इकोसिस्टम में फंडिंग बहुत है और मैं तो ये बोलना चाहूँगी पैसा बरस रहा है। क्या आपके अंदर वो है कि आप वो पैसा खींच पाए? इंडिया 143 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, बहुत कंपटीशन है। आप में क्या है जो आप इन सब से ऊपर शाइन कर पाएंगे? तो अपने आप में इन्वेस्ट करिए, अपने कैपेबिलिटीज बढ़ाइए और फिर देखिए इन्वेस्टर क्यों नहीं पैसा लगाएगा। आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी स्टार्टअप्स के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। एआई को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करना है, सेफ्टी मेथड्स, सिक्योरिटी मेथड्स, किसी भी डेटा लीकेज का कोई भी ऐसा केस ना हो कि कस्टमर का डेटा ज़बरदस्ती लीक हो रहा है, सो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एआई पे अच्छे से वर्क करें। युवाओं का आत्मविश्वास, शिक्षा संस्थानों का सहयोग, निवेशकों का मार्गदर्शन और नई तकनीकों का जिम्मेदार इस्तेमाल, यही वो आधार है जिस पर विकसित भारत की नई तस्वीर तैयार हो रही है। और इस बदलाव के केंद्र में है भारत की युवा शक्ति। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।